A very good morning to all of you. Today we will start Class 12 Geography, Book 1, Chapter number 6, Secondary Activities. In this video we will discuss some question answers of this chapter. So let's start. So we start with question number 1, and question number 1 is, what are secondary activities? Answer: secondary activities involve transforming of the raw material means the product of the primary activities, into finished goods of higher value. तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि हिंदी में कहा जाता है द्वितीय क्रियाएं, तो ये क्या होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसमें कि हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, जिससे कि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, राइट. Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा. कैसे? क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल है उससे हम क्या बना देते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना देते हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बना देते हैं. For example, iron ore cannot be used directly from the mines, but after being converted into steel, it gets its value and can be used for making many valuable machines, tools, utensils, etc. तो जैसे कि आयरन ओर होता है, वो उसको जब वो माइन से निकाला जाता है तो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार जब उसका स्टील बना दिया जाता है देन इट गेट्स इट्स वैल्यू, उसका मतलब मूल्य बढ़ जाता है. और उसके बाद उससे हम कितनी सारी जो आइटम्स हैं, वैल्यूएबल आइटम्स हैं, वो बनाते हैं, लाइक मशीन्स, टूल्स, यूटेंसिल्स एसेट्रा. So in short, secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and construction industries, right. यानी कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं ये 3 स्टेप्स में है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है और कंस्ट्रक्शन है. तो ये जो है इसी को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. Question number 2 is, what is manufacturing? Answer: manufacturing involves a full array of production from handicrafts to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles. तो मैन्युफैक्चरिंग जिसे कि हम कहते हैं विनिर्माण, तो मैन्युफैक्चरिंग है क्या, मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ आइटम, लेट इट बी हैंडीक्राफ्ट और आयरन एंड स्टील और प्लास्टिक टॉयज़ और असेंबलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, किसी भी तरह का जो प्रोडक्शन है उसी को क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है. In each of these processes, the common characteristics are the application of power, mass production of identical products and specialized labor in factory setting for the production of standardized commodities. तो जो इसके चीफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं. नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ पावर, यानी कि जिसमें मतलब विद्युत जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ होगी. नंबर 2 इज़ मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाएंगी. एंड द थर्ड वन इज़ स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री, यानी कि क्योंकि ये सभी जो काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर, यानी कि या स्पेशलाइज्ड लेबर, जिसे कि मशीनरीज़ का पता हो, उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है. तो ये सभी जो है मतलब ये पूरी प्रोसेस को जो है वो कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग. Question number 3, what are footloose industries? Answer: footloose industries can be located in a wide variety of places. They are not dependent on any specific raw material, land, labor or capital. तो सबसे पहले जो फुटलूज इंडस्ट्रीज़, जिन्हें कि स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं,
उनका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे कैन बी सेट अप इन एनी लोकेशन, कि उनको कहीं पर भी कैसी भी लोकेशन में सेटअप किया जा सकता है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लैंड और कैपिटल और लेबर. तो ये जो जितने भी फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो फुटलूज इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करते हैं. Specific features of footloose industries. Number 1, they largely depend on component parts which can be obtained anywhere. तो सबसे जो मेन है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कंपोनेंट पार्ट्स पे डिपेंड होती हैं, तो जिसको कि आसानी से कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है. नंबर 2, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी. तो इट मीन्स कि देयर प्रोडक्शन इज़ वेरी लो, तो कम उत्पादन यहाँ पे कम होता है. नेक्स्ट, दे एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर फोर्स. तो इसमें बहुत अधिक जो है लेबर फोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो स्मॉल लेबर फोर्स से ही इसमें काम चल जाता है. दीज इंडस्ट्रीज़ जनरली डू नॉट पॉल्यूट इन्वायरमेंट. और एक जो इनकी स्पेशलिटी है वो ये भी है कि दीज इंडस्ट्रीज़ डू नॉट पॉल्यूट इन्वायरमेंट, यानी कि पॉल्यूशन नहीं करती हैं ये इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज़ असेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क. तो इनकी लोकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि दैट एरिया शुड बी कनेक्टेड विद रोड और एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. वहाँ से मतलब रोड नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है. सो फुटलूज इंडस्ट्री इज़ वन which is not tied to any particular location or country and can easily relocate to another place without effect from factors of production such as raw material, land, labor and capital. तो जो फुटलूज इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो हैं उनकी कोई भी ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन तय नहीं होती है या नहीं की जा सकती है, और इनको इजीली रीलोकेट भी किया जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो उसमें भी इजी होता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई भी जो फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो इनको अफेक्ट नहीं करते हैं, सच एज रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब. एग्जाम्पल, वॉच मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के हैं. तो इस प्रकार से जो है ये सभी जो वॉच मेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जितना भी आइटम्स होते हैं, या इसमें मेनली जो है असेंबलिंग का काम होता है कि छोटी चीज़ें असेंबल करके सर्किट बनाना जैसे हो गया, या छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करना. तो ये मेनली जो है फुटलूज इंडस्ट्रीज़ का मेन प्रोडक्ट होता है. Question number 4, differentiate between primary activities and secondary activities. So here is the difference. Difference number 1 is those activities which depend directly on nature for extraction of resources. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करके जो भी एक्टिविटी करते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़. And the secondary activities, they convert raw material obtained from primary activities into finished goods of higher value. तो जो secondary activities होती हैं उसमें primary activities का जो भी प्रोडक्शन है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, और उससे क्या बनाई जाती हैं? फिनिश्ड गुड्स बनाई जाती हैं ऑफ हायर वैल्यू, और जिससे कि उनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाएंगे या फिनिश्ड आइटम बनाएंगे तो उससे उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है. सेकेंड डिफरेंस, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एसेट्रा.
सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सभी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. और जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ये किससे कंसर्न होती है, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग से और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से. थर्ड डिफरेंस, दे आर प्रीडोमिनेंट इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़. तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरीली किन कंट्रीज़ में होती हैं ज़्यादा, या तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, यानी कि या तो पिछड़े देश हैं या फिर वो जो है विकासशील देश हैं. इन देशों में जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा की जाती है. सेकेंडरी एक्टिविटी, दे आर डोमिनेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज़. और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो ज़्यादातर क्या कहाँ होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि विकसित देशों में. नेक्स्ट डिफरेंस, दे अर्न कंपैरेटिवली लो वैल्यू. यहाँ पे लो वैल्यू से मतलब अर्निंग से है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी अर्निंग जो है कंपैरेटिवली एज़ कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज़ लो होती है. एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, दे प्रोड्यूस गुड्स ऑफ हायर वैल्यू. और जैसे कि इसके डेफिनेशन में भी है ये चीज़ कि जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है. इसका मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे शुगर केन कल्टीवेशन है, यानी कि गन्ना उत्पादन. तो मतलब जो उसका जो वैल्यू गन्ना उत्पादन में है, या जब उसको किसान जो अपने खेतों में गन्ना उगा रहा है उसको उसकी वैल्यू कम होगी. लेकिन एक बार जब उस शुगर केन से चीनी या और आइटम्स बनाई जाएंगी तो उनकी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी. तो ये मतलब होता है हायर वैल्यू का. एंड द लास्ट डिफरेंस इज, एज इकोनॉमीज डेवलप द शेयर ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिक्लाइन. यानी कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी जो है वो विकसित होती जाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं. और दूसरी तरफ, एज इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़. और जब जो है मतलब इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, विकसित होती है, तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उसका शेयर बढ़ जाता है. यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती हैं और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो घट जाती हैं. ठीक है, तो ये सभी थे डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एट सम स्पेसिफिक प्लेस. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो स्पेसिफिक प्लेसेस को इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, या जिसको इंडस्ट्रियल रीजन या इंडस्ट्रियल एरियाज़, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं डेवलप किए जाते हैं, तो उसके क्या फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे इतने इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं. आंसर, मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस. These cover less than 10% of वर्ल्ड्स लैंड एरिया. तो टोटल जो जितना ये एरिया कवर करते हैं वो वर्ल्ड का लैंड एरिया का 10% है, जितना ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ का है. Therefore, there are certain factors which influence the location of industries at some specific parts of the world. तो दुनिया के किसी हिस्से में अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ हैं या वो इंडस्ट्रियल रीजन है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी वजह से कि वो इंडस्ट्रियल एरिया उस जगह पर है. ठीक है, तो दे आर एज फॉलोज. तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं. द फर्स्ट वन इज़ एक्सेस टू रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले जो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो
ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, इसको हम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो और जो रॉ मटेरियल है वो चीप और क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल जैसे ओर्स वगैरह होते हैं, आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो ज़्यादातर जो ये स्टील, शुगर, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है, ये ऐसी जगह पे लगाई जाती हैं जहाँ पे कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली पास से ही अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर स्किल्ड लेबर्स। और कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, कुछ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए तो स्किल्ड लेबर जो होते हैं, यानी कि जो हाई टेक लेबर्स या हाई टेक जो नॉलेज वाले जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। Industries which use more power are located close to the source of the energy supply such as the metal industry। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी भी मशीनरीज़ हैं जनरली वो जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, पावर सप्लाई चाहिए उनके लिए ना। तो इसलिए जिन इंडस्ट्रीज़ में पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा उसका की खपत होती है, तो उनको ऐसे एरियाज़ में लगाया जाता है जहाँ पे कि जो एनर्जी सप्लाई है उसका जो सोर्स है वो भी पास में हो। तो इसके लिए जैसे मेटल इंडस्ट्री है, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको जहाँ पे भी जो एनर्जी सप्लाई का जो सोर्स होगा, जनरली जैसे थर्मल पावर होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स होते हैं, उनके पास ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू मार्केट। तो एक्सेस टू मार्केट में क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो अवेलेबिलिटी या एक्सेस टू मार्केट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या बनेंगी, फिनिश्ड गुड्स बनेंगी। तो फिनिश्ड गुड्स को क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए जहाँ पे कि उनको बेचा जा सके। तो इसीलिए एक्सेस टू मार्केट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द location of industries. Here market means people who have demand for those goods and also have the purchasing power। और यहाँ पे मार्केट का मतलब है पॉपुलेशन से, कि इतनी पॉपुलेशन है आसपास कि वो इतनी चीज़ों की डिमांड कर सकें और उनके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, कि मतलब वो उसको परचेज़ कर सकें, ख़रीद सकें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जो ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनके आसपास बहुत बड़े बड़े जो हैं वो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं या इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं। लेट अस से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए दिल्ली के आसपास ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, गुड़गांव, फरीदाबाद, और वैसे ही मुंबई के पास में है पूरा जो पुणे तक जाता है। तो ये सभी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो इसी बेस पे भी लोकेट किए जाते हैं कि उनकी एक्सेस टू मार्केट जो है वो होनी चाहिए। Next point is access to transport and communication facilities. Fast and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and to move finished goods to the market are essential for the development of industries. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, which carry the raw material to the factory and to move finished goods to the market. The cost of transport plays an important role in the location of industrial units। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की लोकेशन में एक जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो जितनी लो होगी तो उतना ही
उसको बेटर माना जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर हाई होगी तो उससे क्या है, उससे प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा, उससे जो है वो जो आइटम वहाँ तैयार की जाएगी, जो फिनिश्ड गुड तैयार की जाएगी, उसके प्राइस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी लो। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस, और जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी अपडेट है या कोई भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इजीली हो सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट adopted regional policies to promote balanced economic development and hence set up industries in particular areas। तो गवर्नमेंट के कुछ अपनी पॉलिसीज़, कुछ अपने प्लान्स होते हैं, कुछ अपने मतलब कि जिसमें पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है वो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं। There are several other factors also like climate, capital investment, availability of water, which influence specific type of industries like textile industries। तो इन सभी फैक्टर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कोई मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट और जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे टेक्सटाइल में कि कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल सेटअप करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ही कोल्ड रीजन है, ठंडी जगह है और वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो है वो सेटअप किया जा रहा है, या फिर कोई बहुत ही हॉट प्लेस या कोई ऐसी गर्म जगह है वहाँ पे वुलन टेक्सटाइल जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें डाइंग प्रोसेसेस और बहुत सारी और भी वॉशिंग, डाइंग वगैरह कलरिंग प्रोसेसेस होती हैं, तो उसके लिए जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वैसे जनरली जो है ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि लोकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव सम चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे हाई टेक इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके कुछ मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। आंसर नंबर 1 इज़ हाई टेक्नोलॉजी और हाई टेक is the new generation of manufacturing activities। तो सबसे पहले तो जो ये हाई टेक या हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये न्यू जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग है। सेकेंड, these industries deals with manufacturing products of an advanced scientific and engineering character। दूसरा क्या होता है कि जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कैसे होंगे, एडवांस साइंटिफिक होंगे, इंजीनियरिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ में जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। थर्ड, प्रोफेशनल वर्कर्स मेक अप अ लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्क प्लेस। और यहाँ पे जो मतलब वर्कर्स होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं या स्किल्ड, हाईली स्किल्ड हाईटेक वर्कर्स या हाईटेक स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स on the assembly line, computer aided design and manufacturing, electronic controls of smelting and refining processes, chemical and pharmaceutical products are the example of high tech industries। तो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में मतलब कि किस तरह से जैसे रोबोटिक्स वगैरह इन चीज़ों पे काम किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस जिसे कैड कहते हैं उस पे काम किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और हर प्रोसेस में, चाहे वो रिफाइनिंग हो, स्मेल्टिंग हो, इन सभी प्रोसेसेस में जो है हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सभी जो हैं ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के।
नेक्स्ट इज नीटली स्पेस्ड planned modern office plant lab building rather than massive assembly structures factories mark the high tech industrial landscape. तो यहाँ पे एक तरह से ये डिफरेंस भी बताया हुआ है कि जो मतलब कॉमन इंडस्ट्रीज़ और हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंस क्या है कि जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही नीट होंगी, साफ़ सुथरी मतलब, और स्पेस वहाँ पे मतलब नीटली स्पेस्ड का मतलब होता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा होगा और स्पेस अच्छा होगा, प्लान्ड होती हैं, और मॉडर्न वहाँ पे ऑफिसेज लैब्स वगैरह ये सब जो हैं काफ़ी हाई टेक और बहुत ही वेल इक्विप्ड होती हैं। जबकि एक कॉमन जो वैसे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें क्या है कि उनमें जस्ट बड़ा स्ट्रक्चर और लॉट ऑफ लेबर और ये सब मशीन हैवी मशीनरीज ये सब होता है। तो ये मेन डिफरेंस भी है कि जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर नीटली स्पेस्ड प्लान्ड मॉडर्न ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स वगैरह ये सब ये वहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज़ हाई टेक इंडस्ट्रीज़ which are regionally concentrated, self-sustained and highly specialized are called technopolis. तो ये शॉर्ट आंसर्स में भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर टेक्नोपॉलिस। तो टेक्नोपॉलिस क्या होते हैं? जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ होती हैं विच आर रीजनली कंसनट्रेटेड कि ख़ास रीजन्स में होती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, तो उन्हीं को क्या है टेक्नोपॉलिस कहा जाता है। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को। तो जैसा कि सिलिकॉन वैली आपने कई और जगह भी सुने होंगे, जैसे आईटी पार्क्स और सिलिकॉन पार्क, ऐसे कई नेम्स हैं तो जहाँ पे कि मतलब इस तरह की हाई टेक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप की जाती हैं।